नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार स्टडी विद नौकरी वाला पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, पर उसमें भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे संविधान में दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। आपको पता हो कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, वो दिलाते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि केवल आपको कंट्री का नागरिकता मिलेगा, यहाँ पे स्टेट का अपना नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका का हम देखें एग्जाम्पल, तो अमेरिका में एक कंट्री का सिटीजनशिप होता है प्लस में एक स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर में ये एक स्पेशल ये था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक इंडिया का सिटीजनशिप होता था और प्लस में स्टेट का भी मतलब उससे सिटीजनशिप मिलता था। लेकिन अब वो सब नियम 2019 के बाद से ख़त्म कर दिया गया है। अब भारत में पूरी तरह से केवल और केवल एकल नागरिकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण अभिलेख किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो देखिए, जो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें जो छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें यही है। उसमें 5 तरह के रिटों का वर्णन है, ठीक है। उसमें 5 तरह का रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो उसी में है एक प्रतिषेध और दूसरा है उत्प्रेषण। ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में ये जारी किया जाता है। संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? 149 अनुच्छेद में। 149 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी कि रिट्स जारी करता है? तो मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 तरह के रिट जारी करता है। ये जो रिट्स हैं उन लोगों के सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का सबसे बेहतर उपाय है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो आपको पता हो कि भारत का जो संविधान तैयार किया गया था वो दुनिया भर के बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़कर तैयार किया गया था, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का एक्ट था जो अंग्रेजी द्वारा लाया गया था भारत में,
उसी से वो सबका सब उठा लिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो बचा था बाकी फिर अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या इंग्लैंड के संविधान से, है ना, आयरलैंड के संविधान से, अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया था। किस लेख का अर्थ है सशरीर उपस्थित करे? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। देखिए कई बार नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो मौलिक अधिकारों से थोड़ा भिन्न होता है। मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट होती है या जो भी सरकार होता है अपने हिसाब से नीति निर्देशक सिद्धांतों को यूज करता है, लागू करता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय पात किस दशा में घोषित कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं कहेगा तब तक राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो जैसा कि आपको पता हुआ 26 जनवरी हम लोग के लिए हिस्टोरिकल दिन था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ही भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। जो उसमें भारत के जो लीडर्स थे, है ना, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो 26 जनवरी 1930 को ही भारत का झंडा फहरा दिया गया था। तो वो दिन लोग भूल ना जाएं, इसके लिए जब हम लोग का संविधान तैयार हुआ तो फिर हम लोग उसे 26 जनवरी 1950 को फिर उसे हम लोग लागू किए थे। तो कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री जब खुद से सिफारिश करेगा तभी ये कर सकता है। मतलब बिना प्रधानमंत्री कहे राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या हम लोग का मूल अधिकार है ना, हम लोग का मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो वित्त विधेयक पर। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता या योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को। और दल बदल कानून क्या होता है पता है कि जैसे कि एक नेता है अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसकी सदस्यता क्या बची रहेगी या रद्द कर दी जाएगी, ये सब का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? 14वीं लोकसभा चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, सभी उसमें मतदान करते हैं। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट एक संवैधानिक भाषा नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में बजट को जिसका संवैधानिक नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो 9वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में एक बहुत ही स्पेशल अनुसूची है। इसमें वो सभी विषय रखे जाते हैं जिसे सरकार चाहती है कि उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी तरह कोर्ट है उस पर कोई भी तरह एक्शन ना ले पाए, तो इसके लिए वो क्या कहती है सरकार, जो भी अपने कानून होता है उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है। इससे क्या होता है कि उस पर न्यायिक
पुनरीक्षण नहीं हो पाता है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्रशासित करने का अधिकार देता है? धारा 31। संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो ये जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक को है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो हम संवैधानिक रूप से देखें तो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी संप्रदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का 2 क्राइटेरिया दिया गया है। एक तो धर्म है, रिलीजन, और दूसरा है लैंग्वेज यानी कि भाषा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में। इसी में बोलने का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता, जितनी भी तरह की स्वतंत्रता है ना, सब इसमें दिया गया है। संविधान में किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, यानी कि राज्यपाल पे महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें सीधा सीधा ही, चूँकि वो राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, तो राष्ट्रपति के आदेश से उन्हें हटाया जा सकता है सीधा सीधा। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। लोकसभा के समान समयांतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। इसका मतलब हुआ कि संसद चाहे तो जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो कुछ अगर ऐसा परिस्थिति देश में उत्पन्न हो जाता है तो हमारे बहुत से मौलिक अधिकार को संसद भंग कर देगा, छीन लेगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो वर्तमान में जो व्यवस्था बना हुआ है उसमें लोकसभा का अधिकतम संख्या हो सकता है 552। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। ठीक है, तो जैसे कि 14 में समानता का अधिकार है, 18 में उपाधियों का अंत है ना, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। तो इन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का यानी छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आता है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत यानी राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ही, जिसमें 14 से 18 तक आते हैं अनुच्छेद, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 आता है, जिसमें छुआछूत का अंत करने का बात किया गया है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो दल बदल कानून से। इसमें क्या था, जैसे पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो राजनेता लोग क्या कहते हैं कि एक पार्टी से खड़ा होकर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद उसकी सदस्यता क्या होती है? छीन ली जाती है। लोकसभा फिर उसे सदस्यता से उसकी छीन ली जाती है। तो इसी पे जो प्रतिबंध लगाने के लिए कि ताकि नेता लोग अपना पार्टी नहीं बदलें, इसके लिए 10वां अनुसूची लाया गया था। विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी होते हैं, है ना, वो सीधे सीधे राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। और उन जो यूनियन टेरिटरी होता है उसमें राज्यपाल ना होकर उपराज्यपाल होते हैं। जैसे कि लेह लद्दाख में भी, लेह में क्या है, लद्दाख में उपराज्यपाल है। उसी तरह से दिल्ली में भी क्या है, उपराज्यपाल है। ठीक है, कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है?
तो संसद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भाग होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना है तो वो किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है ना, जो या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से, किसी भी सदन से उसका प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, 324 के अंतर्गत। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से, यानी कि जो भी विधानसभा का चुनाव होता था उसमें जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं, है ना, उन्हीं को या उन्हीं के परामर्श से मुख्यमंत्री चुना जाता है। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। तो देखिए, जनहित लोकहित याचिका जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी ऐसा मामला जो जनहित से जुड़ा है उससे आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पे केस करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा ये मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधा ये मामला ले जा सकते हैं और इस पर कोर्ट अपना फैसला ले सकता है। केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत होने चाहिए? 15% इसका तय किया गया है। ठीक है, यानी कि केंद्र या राज्य में जो भी मंत्री परिषद होते हैं तो उनका संख्या जो होता है लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हार्डली मैक्सिमम 15% हो सकता है। किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो दिल्ली है उसका अपना उच्च न्यायालय है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 यानी 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी भी राज्य के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 साल के लिए। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, मैंने पहले बताया। राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में करता है? तो राज्य में जो संवैधानिक आपातकाल लगता है वो तब लगता है, इसका सिंपल कंडीशन ऐसा है कि अगर राज्य में कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लायक नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि चुनाव हुआ, उसमें 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, तीनों में से किसी ने बहुमत नहीं ला पाया, मतलब 51% चाहे 50% से ऊपर चाहिए सीट, तो तीनों में कोई पार्टी नहीं ला पाया। और कोई 2 पार्टी एक दूसरे में मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, तीनों चाह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट ही रहें, तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से वहाँ पर सरकार बन नहीं सकता है। क्योंकि 3 पार्टियाँ चुनाव लड़ा, तीनों को मान लीजिए 30 और 35% वोट मिले हैं और तीनों में से कोई भी 2 जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सरकार नहीं बन पाएगा, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
तो अगर हम लोग आंसर के हिसाब से देखें तो वह जब वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखिए, मूल अधिकार क्या होता है, इसे आप न्यायालय में ले जाकर लागू करवा सकते हैं। जैसे मान लिया आपके साथ कुछ अगर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसे आप संविधान न्यायालय में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर आप अपने अधिकारों का मांग कर सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ठीक है, मेरा ये अधिकार, ये मेरा मौलिक अधिकार है जो कि हमें छीना जा रहा है हमसे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को आप संविधान में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व ऐसे नियम होते हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने हिसाब से लागू करती है, ठीक है, जब उसे अच्छा लगता है वो नियम को लागू कर देता है। यानी कि मूल अधिकार वाद योग है, यानी इस पर विचार किया जा सकता है न्यायालय में ले जाने के बाद, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। भारत के नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो भारत में नए राज्यों की स्थापना संसद की अनुमति से ही होती है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो भारत में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक संवैधानिक आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कहा गया है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको लगेगा कि अगर ये सब नियम लागू हो जाए तो भारत की स्थिति बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो जाए। लेकिन हालांकि वो सब नियम लागू किए नहीं जा सकते हैं तुरंत, है ना, उसका एक कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद वो सब नियम धीमे धीमे लागू होगा, ठीक है। उसमें बहुत से नियम लागू किए भी है सरकार ने, बहुत से नियम लागू नहीं कर सकती है अभी। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपको साफा दिखेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कहता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। इसके पहले जो हमारे स्टेट थे वो अलग तरीके से बटे हुए थे, ABCD ऐसे करके बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर सभी जो छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट थे, ABCD वाले सब थे, सबको खत्म करके फिर नए तरीके से स्टेट को बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, इसका क्या आश्रय है? न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब हुआ कि अगर विधायिका यानी कि जो संसद होता है कोई कानून बनाता है, कोई नियम बनाता है, और वो नियम अगर सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगता है, संवैधानिक रूप से वो अच्छा नहीं लगता है कि इसी संविधान में किसी नियम क्या कहता है कि उसका अवहेलना कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को जो कि संसद द्वारा पारित किया गया है, जो संसद द्वारा बनाया गया है, उस पर वो विचार विमर्श कर सकता है। तो विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो संविधान द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कानून है उसे वो रोक भी सकता है, ठीक है, उस पर स्टे लगा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता। और अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश वो तरीका होता है जब कुछ ऐसे नियम जो कि बिना संसद द्वारा, बिना लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित किए ही राष्ट्रपति उसे सीधा लागू कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर अभी मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति सीधा अपने साइन द्वारा उस कानून को पारित करवा देता है, और जिसे लोग बोलते हैं अध्यादेश। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। आज का ये वीडियो जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान पर आधारित वीडियो था, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।